क्या है, किसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ये क्यों शुरू हुआ, ये सुधार क्यों हुआ। ठीक है, ये सुधार जो है ये लगभग कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी से जो है ये सुधार जो है वो प्रारंभ हुए। तो 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ क्यों हुए। अगर हम बात करें तो हमारी जैसे सती प्रथा है, तो सती प्रथा जो है वो एक तरह से सुधार था। अगर सती प्रथा पर आपने रोक लगाई है तो एक तरह से ये सामाजिक सुधार है। तो सती प्रथा जो है वो बहुत समय से चली आ रही है। हमें अचानक ऐसा क्यों लगा कि सती प्रथा पर रोक लगानी चाहिए, अचानक हमें सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अचानक हमें सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बात समझ गए हम। तो यहाँ पहली बात आती है कि ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सुधार क्यों किए और सुधार कैसे हुए, सुधार किस प्रकार हुए, सुधार करने में योगदान किसका था, सुधार करने में योगदान किसका था। उसके बाद में हम बात करेंगे आपके सुधारकों की। सबसे लास्ट में लूंगी मैं जो सुधारक है उनकी बात। पहले हम आज चर्चा करेंगे इस पृष्ठभूमि के ऊपर कि ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह से और कब से ये कैसे प्रारंभ होता है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनो। सामाजिक धार्मिक सुधार मतलब इसका मतलब क्या है, अगर सिंपल सी हम बात करें तो समाज में जो भी कुरीतियां या जो भी गलत चीजें, गलत धारणाएं, गलत विचार, गलत रीति रिवाज, गलत परंपराएं, ठीक है, गलत परंपराएं, गलत रीति रिवाज या आपकी कुरीतियां जो भी हैं उन सबको समाप्त करके समाज में सुधार करना, समाज में क्या करना, सुधार करना। अब हुआ क्या, एक बात समझ में आई, जो सुधार करने वाले व्यक्ति थे उन्हें एक बात समझ में आई और वो ये आई कि समाज में सुधार करने से पहले आपको किस में सुधार करना पड़ेगा, धर्म में सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो समाज है, चलो आज भी जैसे मान के चलो बहुत से लोग हैं जो नास्तिक हैं, बहुत से आस्तिक हैं और बहुत से लोग मेरे जैसे बीच में भी है, ज्यादा नास्तिक भी नहीं है, ज्यादा आस्तिक भी नहीं है, अंधविश्वास के पीछे नहीं है। पहले अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, समाज जो है वो सारे काम धर्म के नाम पर करता था। क्या करता था, धर्म के नाम पर करता था। तो एक तरह से अगर धर्म में सुधार कर दिया जाए, धर्म में सुधार कर दिया जाए तो समाज में अपने आप सुधार हो जाएगा। इसलिए देखो बात ध्यान से सुनना, बात यहां आई थी समाज में सुधार करने की। और जब सुधार की व्यवस्था शुरू की, जब सुधार के कार्यक्रम शुरू किए गए तो यह पता चला कि यह समाज तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप धर्म में परिवर्तन करोगे तो समाज में परिवर्तन और सुधार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए धर्म, आपने देखो आप सबने केवल राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती यही पढ़े हैं। मैं आपको ये पढ़ाऊंगी हिंदू धर्म में सुधार, मुस्लिम धर्म में सुधार, सिख धर्म में सुधार और पारसी धर्म में सुधार। तो ये सोचो कि आपने केवल, हम जो पढ़ते हैं ना राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, जो 5-6 आपने नाम सुन रखे होंगे सुधारकों के, ये हिंदू तक सीमित है। बाकी मुस्लिम धर्म में भी सुधार हुए। इधर सिख धर्म ने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सिखों में भी कुछ ना कुछ कुरीतियां हम उन्हें भी खत्म करेंगे। वहीं पारसी धर्म ने कहा बिल्कुल हम भी हमारे धर्म में सुधार करेंगे। तो धर्म सुधार, ध्यान से सुनना, धर्म के अंदर सुधार हुए और धर्म सुधार के आधार पर समाज में सुधार करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। अब देखो होता क्या है, बात सुनना, जैसे कि एक उदाहरण बताती हूं, विधवा पुनर्विवाह। देखो होता क्या है, इससे आपके यहाँ सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। बात को गौर से सुनना, सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है कब, 1829 में। भाई अगर हम बात करें तो आपकी जो सती प्रथा है उस पर रोक लगाई जाती है 1829 में। पहले क्या होता था, महिला जो है वो अपने पति के साथ ही, उसे चाहे इच्छा हो चाहे जबरदस्ती हो, उसे जला दिया जाता था। तो एक तरह से अगर इच्छा से वो जल रही है तो वो आत्महत्या कहलाई, ठीक है, सुसाइड करना एक तरह से। और अगर उसको जबरदस्ती
पति के साथ में बांध कर उसे जला दिया जाता, जबरदस्ती बलपूर्वक, तो वो हत्या कहलाई। तो एक तरह से देखा जाता है तो जैसे सती प्रथा खत्म होती है, सती प्रथा खत्म होती है क्योंकि पति के साथ जलना बंद हो गई महिलाएं, तो अब क्या होने लगी, वो महिलाएं बच जाती और बचकर वो क्या कहलाती, विधवा कहलाती। और विधवा कहलाती तो विधवाओं की स्थिति जो है वो और दयनीय हो जाती। पूरे समाज में उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिलता, ताने सुनने को मिलते, और कुछ विधवा महिलाएं तो खुद ही खुदकुशी कर लेती इतने ताने सुनकर, ठीक है। और उनका जीवन जो है वो बहुत ज्यादा दयनीय था। सूखी रोटियां इनको मिलती, अलग कमरे में इन्हें रखा जाता था, इन्हें कह सकते हैं कि सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते थे, और कुछ जगह तो इतनी खतरनाक कुरीतियां थी कि बाल जो है, पूरे सर के बाल जो है काट दिए जाते थे। सर पे एक बाल नहीं रखेंगे, कोई भी सौंदर्य का सामान वो उपयोग नहीं कर सकती हैं। सिंपल उनको दो ही जोड़े भी कपड़े की, दो ही जोड़ी कपड़े की दी जाएंगी, उसी का वो इस्तेमाल करेंगी, अलग रहेंगी, और सूखा बासी खाना खाएंगी। कोई भी अच्छा भोजन जिसमें चटक मसाले वगैरह वो नहीं खाएगी। अब आप सोचो, यहां जब विधवा महिलाएं वो ये सोचती कि काश पति के साथ सती हो जाती तो कम से कम जो है इस चीज से पीछा छूट जाता, ये जीवन तो नहीं देखना पड़ता। तो विधवा की जो कंडीशन थी, क्योंकि देखो एक बात सिंपल सी सोचो, अगर 20 वर्ष की उम्र में कोई विधवा हो गई तो उसका आगे का पूरा जीवन, आगे का अगर एक जीवन सामान्य मान के चले तो 60 साल भी अगर जिए तो 40 साल कैसे निकाले जा सकते हैं। इसलिए जो विधवाओं की ये स्थिति इतनी दर्दनाक हुई, तो यहां विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया गया। और आपके यहां 1856 को अगर हम बात करें तो आपके यहां हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा जो विधवा पुनर्विवाह है उसको वैधता दी गई, कानून बनाया गया। इस कानून को जब बनाया तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि विधवा जो है वो अपशगुन, एक तरह से अपशगुनी है, ये एक तरह से ये अपने पति को खा गई। तो एक तरह से ऐसी विचारधाराएं बन जाती है। इसमें होता है ये पति का निधन या पति की जो डेथ है वो ज्यादा होती, पुरुषों की डेथ ज्यादा होती। क्यों ज्यादा होती, वो बाहर जाते, काम करते, बीमारियां उन्हें होती है, ठीक है, बीमारियां उन्हें होती, या फिर वो लड़ते, आंदोलन करते, तो उनमें उनकी हत्या हो जाती। महिलाएं लगभग जो है वो सारी घर में रहती, तो आराम से खाती पीती और रेस्ट करती, तो उनका निधन कम होता था महिलाओं का। तो देखो यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर जी जो थे ना, उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी गवर्नर जनरल से कि भाई आप इस पुनर्विवाह को लेकर कुछ करो। तो जब आपके यहाँ ये अधिनियम बनाया ना, तब अंग्रेजों ने भी इसकी बड़ी आलोचना सामने झेली कि आपने ऐसा क्यों किया। तब इस विद्यासागर जी जो थे ये संस्कृत कॉलेज में आचार्य थे, और इन्होंने वेद उपन्यास जो थे ना उनमें ये साफ बताया कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो धर्म के आधार पर गलत नहीं है। इन्होंने वेदों के द्वारा ये साबित किया, ध्यान से सुना मेरी बात को, इन्होंने वेदों के द्वारा ये साबित किया कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो गलत नहीं है, वो सही है। हमारा धर्म इसकी मान्यता देता है, हमारा धर्म इसकी अनुमति देता है। तब जाकर थोड़ा बहुत विद्रोह जो है वो शांत हुआ, क्योंकि इन सुधारकों को ये पता चल गया अगर धर्म की हम बात करेंगे, धर्म में सुधार करेंगे, धर्म को मतलब धर्म में लिखी जो सारी बातें हैं वो गलत नहीं है, पर क्या होता है धर्म में लिखी बातों से लोग दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, तो उन्हें वापस उसी रास्ते पर लाने के लिए लोगों ने धर्म में सुधार किए या धर्म का प्रचार प्रसार किया, और धर्म सुधार से उन्होंने समाज में भी सुधार किए। तो बात समझ में आ गई। आपके यहाँ ये जो कुरीतियां हैं समाज में, जो ये गलत अवधारणाएं हैं, जो गलत विचार है, उन्हें सुधारने के लिए धर्म में भी कुछ सुधार किए गए और धर्म से ही इस समाज में कुछ सुधार हुए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसी आंदोलन को या इसी समय को भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। हालांकि पुनर्जागरण एक बहुत बड़ा शब्द होता है जो कि विश्व का जब आप इतिहास पढ़ते हो तो वहां आता है पुनर्जागरण, पर अगर हम छोटे रूप में देखें तो भारत के इसी आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। बात यहां तक क्लियर होती है। अब देखो मैं बात करूं तो अगर हम देखेंगे तो आपके यहाँ अगर सुधार की बात करते हैं ना, तो सुधार में दो ही मुख्य सुधार सामने आते हैं। क्या होते हैं? मुख्य दो ही सुधार सामने आते हैं। पहला सुधार जो है वो लगभग 19वीं शताब्दी में शुरू हो जाता है और वो है स्त्रियों की
परिस्थितियां या स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा। तो स्त्रियां जैसे सती प्रथा है, डाकन प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बहुपत्नी है, ठीक है। ऐसी जो स्थितियां थी, ऐसी जो स्त्रियों से संबंधित जो उनकी दशाएं थी, जो परिस्थितियां थी, उसमें सुधार करना। आप देखना जितने भी आपके राजा राम मोहन राय है, आपके दयानंद सरस्वती है, ठीक है, आपके और भी बहुत सारे जो सुधारक है ना, उन सबका मेन फोकस क्या रहा? स्त्रियों की दशा सुधारना। कोई सती प्रथा पर रोक लगवा रहा है, तो कोई महिला के शिक्षा की बात कर रहा है, तो कहीं आपके बहुपत्नी जो है, उस बहुपत्नी जो है उसका विरोध किया जा रहा है, कहीं विधवा पुनर्विवाह की बात हो रही है। तो आपको ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़कर यूं लगेगा कि इसमें समाज और धार्मिक सुधारनी, महिलाओं की स्थिति सुधारने का आंदोलन है ये तो। और दूसरा इसमें किस चीज पर जोर दिया गया, जो कि लगभग 20वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, वो है निम्न जाति, वो है निम्न जाति सुधार आंदोलन, जिसमें आपने नाम सुना होगा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बी.आर. अंबेडकर, ठीक है। इन व्यक्तियों ने, ये जो समाज सुधारक थे, जैसे ज्योतिबा फुले आप जो भी पढ़ोगे, वो बिल्कुल जो निम्न जाति, जो दलित जाति वर्ग के लोग हैं, उनका विकास करना, उन्हें समानता देना। महात्मा गांधी ने भी यही काम किया है। बी.आर. अंबेडकर तो महाराष्ट्र में जो दलित लोग हैं वो पूजते हैं बी.आर. अंबेडकर को। तो क्यों? क्योंकि बी.आर. अंबेडकर ने उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उन्हें समान लेकर आए हैं। बात को समझे? तो दो ही चीजें, अगर आप धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ते हो तो दो ही चीजें मुख्य मिलती हैं। एक तो है आपकी जो स्थितियां हैं, जो महिला है, ठीक है, जो महिला है उसकी परिस्थितियों, स्थिति, दशा में सुधार करना, और दूसरी है निम्न जाति जो व्यवस्था है उसमें सुधार करना। ये दो सुधार आपको मुख्य मिलेंगे, क्योंकि देखो ये सारी चीजें कोई नहीं बताता। अगर आपको कभी एग्जाम में मिले कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो मुख्यतः किस पर निर्भर था, दो ही चीजें उद्देश्य थे, दो ही चीजों पर निर्भर था, स्त्रियों की दशाओं में सुधार करना, और जो ये हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जिसमें जो निम्न जाति है उसके साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। बाकी ऊपर की जो आपके क्षेत्रीय है, वैश्य है, ठीक है, ये जो जातियां हैं, ब्राह्मण है, क्षेत्रीय है, वैश्य है, और सबसे लास्ट में जो निम्न वर्गीय जाति आती थी ना, भेदभाव उसके साथ था, भेदभाव सबसे ज्यादा उसके साथ में था, इसलिए उनका सुधार। तो दो ही सुधार मुख्य थे। यूं मान के चलो, अगर इन दोनों में सुधार हो जाए तो लगभग समाज सुधर जाए और पूरा का पूरा धार्मिक सिस्टम सुधर जाए। तो दो ही उद्देश्य मुख्य रहे थे। अच्छा, ये धार्मिक सुधार जो आंदोलन जो है, ये सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? धार्मिक सुधार आंदोलन क्या पूरे भारत में शुरू हुआ था? नहीं हुआ था। धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, इसकी अगर शुरुआत में बात करूं, इसकी शुरुआत की बात करूं तो कहां हुआ था बच्चों? बिल्कुल, राजा राम मोहन राय बंगाल से थे। तो इसका जो सबसे पहला जो सुधार हुआ, ठीक है, शुरुआत कहां हुई है इस आंदोलन की? बंगाल में हुई। इसके पीछे रीजन क्या था? दूसरी बात है, ये अचानक सुधार करने की क्यों ध्यान में आई? लोग अचानक सुधार क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्या हुआ कि लोगों में सुधार करने की इच्छा जागृत हुई कि हमें सुधारना है? क्यों ऐसा क्या हुआ? तो बात को समझना, होता क्या है आपके यहां, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर, बंगाल में भी शुरुआत क्यों हुई पता चल जाएगा तुम्हें, अभी ध्यान से सुनो। इसकी शुरुआत क्यों हुई, कहां जरूरत पड़ी, लोगों के दिमाग में क्यों आया कि हमें सुधार करना है, रीजन भी तो पता हो। तो आपके यहां हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। और लगभग पूरे भारत पर अधिकार उन्होंने कर लिया, तो उन्हें क्या था? पूरे भारत में एक बाजार व्यवस्था को स्थापित करना था। एक बाजार व्यवस्था को स्थापित करना था कि भाई पूरी भारत हमारे नियंत्रण में, तो पूरा एक भारत का एक ही मार्केट बन जाए। और भारत में एक ही मार्केट बनाने के लिए सारी जगह अंग्रेज अधिकारी या सारी जगह अंग्रेज हो, ये तो संभव नहीं है। और भारतीयों को अगर शामिल करना है, ध्यान से सुनना, अगर अंग्रेज भारतीयों को शामिल करेंगे तो भारतीयों को उन्हें उस प्रकार की शिक्षा देनी पड़ेगी। अब आप देखते हो ना, बहुत सारे जो राजा के या कह सकते हैं बहुत सारे जागीरदार जो थे, उनके पुत्र बाहर लंदन जाकर पढ़कर आए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि वो लोग जो है वो अंग्रेजी की शिक्षा ले, और अंग्रेजी के साथ में उनके समाज में
उनके समाज में जो रीति रिवाज है उनकी शिक्षा ले। क्योंकि अंग्रेजों की ये सोच थी, अगर बच्चा जो है इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश सीखेगा, ठीक है। ये अंग्रेजों ने अपना पर्सनल फायदा देखा था कि अगर भारतीय व्यक्ति जो है, जो उच्च वर्ग के हैं, जो भारतीय अंग्रेजों के साथ है, अगर उन्हें शिक्षा दी जाए, उन्हें अंग्रेजी सिखाई जाए, ठीक है। अब मैं नहीं कह रही कि अंग्रेजी सीखना बुरी है या अच्छी है, आप कभी भी इसको दिल पर ना लो मेरी बात को, ठीक है ना। अब देखो, शिक्षा अगर वो अंग्रेजी प्राप्त करे, प्लस अगर वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उसी माहौल में रहेंगे, और उसी माहौल में रहेंगे तो ये लोग हमारे समाज के अनुसार ढल जाएंगे और हमारी ही विचारधारा इनके अंदर चली जाएगी। और अगर ये सब हो गया तो ये भारतीय जो है वो भारतीय होकर भी अंग्रेज बन जाएंगे। ये जो है भारतीय होकर भी क्या बन जाएंगे? अंग्रेज बन जाएंगे। और धीरे 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 हम संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लेंगे। हालांकि अधिकार तो उनका था ही, पर उन्हें काम करने में समस्या आती थी। उनके बीच में समस्या थी इंग्लिश। रीजन क्या था? इंग्लिश। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इन भारतीय लोगों को पढ़ाया लिखाया, और इनको जब पढ़ाया और लिखाया तो हुआ क्या? वो कहते ना, लौट कर बुद्धू घर तो आए। तो ये वही हुआ क्या? ये लोग गए, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और जब शिक्षा प्राप्त की उन लोगों ने, शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, इंग्लिश की शिक्षा प्राप्त की, इंग्लिश को पढ़ा, उपन्यास पढ़े, पत्रिकाएं पढ़ी, तो उन्हें एक चीज समझ में आई कि हमारे भारतीय समाज में कितनी सारी कुरीतियां हैं, हमारे भारतीय समाज में कितना बड़ा अंधविश्वास है। क्योंकि अंग्रेज जो है वो भगवान की बजाय जो है वो विज्ञान की बात करते हैं। वो भगवान की बजाय किसकी बात करते हैं? विज्ञान की बात करते हैं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि सालासर जी के स्वामी बोल दो, सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि अंग्रेज कहते हैं रेगुलर जो है वो 10 से 11 घंटे की पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर सिलेक्शन भी नहीं होता तो योग्य बन जाओगे। तो यहाँ एक चीजों की डिफरेंस देखो। तो हमारे जब यहाँ भारतीय जब लोग हैं, जब वो शिक्षा प्राप्त करने गए, जैसे आप कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न कल्चर, तो बात को समझना, वेस्टर्न कल्चर। अब हुआ क्या, हमारे जब लोग हैं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, देखो अंग्रेजों ने भी इस चीज का समर्थन किया कि भाई सुधार करो, आपके जो भारत की जो संस्कृति है, जो समाज है, उसमें सुधार करो। वाकई में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, बात समझना, पाश्चात्य जो शिक्षा की हम बात कर रहे हैं उसमें भारतीय जो लोग हैं उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी अंग्रेजों की, और उन अंग्रेजी शिक्षा से उन्हें यह समझ में आया। इसीलिए तो आज एक बात गौर करना, हमारे यहाँ इंडिया में कौन सी इंग्लिश चलती है? अब आप कहोगे मैडम इंग्लिश होती है। इंडिया में कौन सी इंग्लिश चलती है? इंडिया में कौन सी इंग्लिश चलती है? अगर हम बात करें, ब्रिटिश चलती है। अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है। अब कहोगे मैडम आज तो अंग्रेजी नहीं समझ में आती, आज आपने 2 टाइप और बता दिए। तो हमारे यहाँ क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। सिंपल सी हम बात करें तो वो इसलिए चलती है क्योंकि यहाँ ब्रिटेन के लोग थे और इन्होंने शिक्षा का विकास किया था, इंग्लिश का इन्होंने डेवलपमेंट किया था। तो हमारे यहाँ ब्रिटिश शिक्षा ही चल रही है, मुख्यतः अमेरिकन शिक्षा से हम प्रभावित नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां शिक्षा मिली, अब देखो शिक्षा से क्या होता है, तभी तो घर वाले जो है वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लेंगे तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा। तो जो भारतीय शिक्षा थी, जो भारतीय शिक्षा है वो भी बुरी नहीं है, परंतु भारतीय शिक्षा में अगर हम धार्मिक शिक्षा जोड़ लेते हैं, उन्हीं कुरीतियों को पढ़ते हैं। अगर एक महिला को बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई अगर पति का निधन हो जाएगा तो तुम्हें सती होना है, क्योंकि ये तुम्हारा परम कर्तव्य है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जन्म जो है वो एक पुरुष की सेवा करने के लिए हुआ, और अगर वो पुरुष ही मर जाता है तो उसके पीछे उसके दास, उसके सेवक को भी मरना पड़ता है, तो तुम्हें मरना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। अगर हमारे समाज में ऐसी शिक्षा दी जा रही है तो बच्ची वही सीखेगी और वैसा ही काम करेगी। वहीं अगर जैसे उसको ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अपने आप में जरूरी है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अपने आप में जरूरी है, और वो पति जो है मतलब पुरुष की सेविका नहीं है, सेवा करने के लिए नहीं है, वो 2 लोग इसलिए साथ होते हैं ताकि वो जीवन में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी समस्याओं को मिल बांट कर उसका समाधान कर ले। तो जैसे उन्हें शिक्षा मिली तो पता चला भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, इन्हें सुधार करना पड़ेगा। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, इन्हें सुधार करना पड़ेगा। और गौर से सुनना, इसमें सुधार में सहायता करी है अंग्रेजों ने।
इस सुधार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायता करी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद चाहती थी कि ये जो सारी कुरीतियां ये खत्म हो, ताकि विकास जो है वो अंग्रेजों का हो। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, सती प्रथा को रोका गया है। किसने रोका है? अंग्रेजों ने तो रोका है। कानून किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बनाया है। तो अंग्रेजों ने सहायता करी। इसी के साथ मैंने आपको पढ़ाया था, लगभग 1813 में ईसाई मिशनरी जो है वो भारत आती है। ईसाई मिशनरी जो है वो भारत आती है, और ईसाई मिशनरी जो है वो भारत की सारी कुरीतियां, सारी बुराइयां, हमारे भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज की जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां खोल कर रख देती है। मतलब जो ईसाई आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि ईसाई आते हैं तो वो हिंदू धर्म का बुराइयां करते हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म की बुराइयां करते हैं, और इस ईसाई धर्म की क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारा धर्म इतना अच्छा है। यहां क्या हुआ? यहां क्या होता है? ईसाई मिशनरी आती है और वो भारतीय समाज की ऐसी बुराइयां करती हैं जो सही भी होती है। ईसाई मिशनरी जो है, आप आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ईसाई मिशनरी जो है वो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना भी की थी। आगे पढ़ाऊंगी मैं भी। तो यहां समझना, ईसाई मिशनरीज जो थे, ईसाई जो थे, उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों को, बुराइयों को हमारे सामने खोल कर रख दिया, और हमें वाकई में पता चला कि भारतीय समाज में, भारतीय व्यवस्थाओं में, संस्कृति में कितनी ज्यादा बुराइयां हैं, जिसमें हमने सबने ये पढ़ा है कि जहां महिला का सम्मान होता है विकास वहीं होता है। इतिहास उठाकर देख लो, जब भी स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई है, तब तक जो है समाज जो है वो पतन की ओर गया है। और जब स्त्रियां जो है वो अगर विकास की ओर बढ़ी है तो समाज में भी क्या हुआ है? विकास हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आज पूरी खुन्नस निकलेगी, क्योंकि आज का जो समाज सुधार वाला जो टॉपिक है ना, उसमें महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है ना, उसकी व्याख्या करने का मुझे खुलकर मौका मिलेगा। बात समझ गए? तो पहली चीज क्या हुई? अगर मैं आपकी बात करूं, सुधार करने का आइडिया कहां से आया? ये जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, ये जो अंग्रेज आए थे, ये अंग्रेजी शिक्षा ने आपके दिमाग में आइडिया दिया कि सुधार करना है। दूसरा आइडिया किसने दिया? ईसाई मिशनरियों ने। इन्होंने की तो बुराई, परंतु इस बुराई से हम में अकल आ गई कि वाकई में भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी कुरीतियां हैं। अब देखो होता क्या है, सुधार करने में सहायता किसने करी? अगर मैं बात करती हूं सुधार करने में सहायता किसने करी है, सुधार करने में अगर मैं सहायता की बात करूं तो सबसे पहली बात आपकी आती है पाश्चात्य शिक्षा। मदद किसने करी? पाश्चात्य शिक्षा, जिसमें अगर मैं कहूं तो अंग्रेजी पुस्तक है, आपके साहित्य है, आपके पत्र पत्रिकाएं हैं। जब इन्हें पढ़ा और इन्हें समझा तो ये समझ में आया जो मनुष्य है, ना उसको स्त्री के रूप में देखो ना पुरुष के रूप में देखो। बात यहां समझ में आई? तो पाश्चात्य शिक्षा, आपके जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न कल्चर है, उस चीज को हमने देखा और समझा, और हमें उसकी मदद से, मतलब इससे हमने सीखा। इसने हमारी बहुत सहायता करी है सुधार करने में। अच्छा, और हमारी सुधार करने में सहायता किसने करी है? आपके यहाँ रेल है, डाक है, और पत्र पत्रिकाएं हैं, ये छपने लग गई थी। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं भी क्या थी? छपने लग गई थी। तो आपके यहाँ रेल से लोग आने जाने में सुविधा हुई, तो इन सुधार के लिए, प्रचार करने के लिए इन्हें बहुत सहायता मिली। डाक व्यवस्था, ठीक है, डाक व्यवस्था के माध्यम उन्हें काफी सहायता मिली। इसी के हिसाब से पत्र पत्रिकाएं मतलब पत्रिकाओं में छपने लगी बातें कि ऐसा करना गलत है, ये करना वो गलत है। तो घर बैठे जो महिलाएं हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था, या जो अपने बच्चों से कुछ कहानियां सुन लेती थी, कई बार कोई पत्रिका पढ़ लेती थी, ठीक है, तो उनसे उन्हें जागरूकता मिली कि वाकई में महिला जो है वो एक इंसान है, एक नौकर नहीं है। अच्छा, तीसरी इसमें हम बात करें तो आपके जो समाज सुधारक हैं उन्होंने बहुत बड़ी सहायता करी है। चौथी मदद करने वाले हैं अंग्रेज, जिसे आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कानून बनाकर आपके यहाँ समाज में सुधार किए गए। मैं एक बात कहूं, राजा राम मोहन राय है, जैसे विद्यासागर जी हैं, इन्होंने क्या किया, घर घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की कि सती मत करो, सती करने से कोई फायदा नहीं है, हमारे यहाँ धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजों ने घर घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, और बहुत बार लोगों ने निकाल भी दिया, धक्के भी मारे हैं, गालियां भी दी हैं। ठीक है,
तो बहुत सारी उनके साथ जब सामने समस्या है ना, तो उन्हें पता चला कि इस तरह तो बैम बैठेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसी जगह गए जो उनकी मदद करेंगे, और वो कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिक्वेस्ट करके कानून बना दिया कि भाई अब इस कानून का कोई भी उल्लंघन करेगा ना तो उसे दंडनीय अपराध मतलब सजा दी जाएगी। तो लोग क्या करते थे, सजा से डरकर उन्होंने क्या किया, सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, ठीक है, स्त्री शिक्षा है, आपका जैसे कि शिशु हत्या है, जिसमें लड़की अगर होती या लड़की पैदा हो जाती तो उसे मार दिया जाता था बचपन में ही। तो ऐसी जो बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई थी, डाकन प्रथा है, प्रदा प्रथा है, मैं ये नहीं कहती आज पूरी तरह से खत्म हो गई, इनका बहुत सारा अस्तित्व हमारे समाज में आज भी बचा हुआ है, और ये वहां ज्यादा है जहां शिक्षा नहीं है। जहां शिक्षा है, जहां जागरूकता है, वहां ये सारी कुरीतियां आज नहीं है, परंतु मतलब काफी जगह बनी हुई है, काफी जगह ये खत्म हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। तो यहां बात समझ में आती है। तो सुधार जो है सबसे पहले कहां हुआ, बंगाल में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो था वो बंगाल था। मैंने आपको बताया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजधानी कौन थी, बंगाल थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कोई भी कानून बनाती तो सबसे पहले लागू कहां होता, बंगाल पर होता। बहुत मतलब बंगाल के जो लोग थे ना, उन्होंने सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा धारण मतलब ग्रहण की थी, ठीक है, पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश वगैरह सबसे पहले बंगाल के लोगों में ही। तभी तो देखो आप, एक तो आपके आते हैं साउथ में, या तो साउथ में इंग्लिश के लोग अच्छे मिलेंगे, या आपके मिलेंगे कलकत्ता साइड का, जैसे होता है ना कोई टीचर इंग्लिश का, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है। इसके पीछे रीजन यही है भाई। हमारे यहाँ अगर हम बात करें, हमारी इंग्लिश इतनी वीक क्यों है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से थोड़ा दूर थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोगों में कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हम अंग्रेजी सीखें। सोचो अगर आपके दादा परदादा को इंग्लिश आती, अगर वो इंग्लिश सीखते, ठीक है, तो आज आपको भी इंग्लिश बहुत अच्छी आती। हो सकता है आती भी हो आपको इंग्लिश, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। जिन बच्चों को इंग्लिश से बह है उसके पीछे रीजन यही है। कलकत्ता मतलब बंगाल जो है, उसमें सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत हुई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरह से मतलब ब्रिटेन की भारत जो है उसमें बंगाल उनकी राजधानी थी, उनका मुख्य केंद्र था, सुधार वही होना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे वो सबसे पहले वही बने, वही लागू हुए, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है, इन्होंने सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा धारण या ग्रहण की थी। बात यहां तक क्लियर होती है। अब देखो, हम यहां आगे इस चीज को कवर करूंगी कि स्त्रियों की सुधार मतलब स्त्रियों की जो, महिलाओं की जो कंडीशंस थी उसमें किस तरह सुधार किया गया। महिलाओं या कह सकते हैं स्त्री सुधार। मैंने आपको बताया सामाजिक सुधार में दो ही उद्देश्य, एक मतलब स्त्रियों की स्थिति को सुधारना, और दूसरा है निम्न जाति वर्ग की स्थितियों को सुधारना। दो ही रीजन थे इसमें। पहला कारण है, मैं बात कर रही हूं, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह एग्जाम में टच करेगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। तो यहां क्या बात हुई, स्त्रियों की दशा में सुधार। सिंपल सी बात करें तो स्त्रियों की दशा में सुधार। तो स्त्रियों की दशा में सुधार कैसे हुआ, अब एक एक पॉइंट को टच करेंगे। देखो होता क्या था, अगर मैं बात करूं तो स्त्रियों को यहां एक बोझ समझा जाता था, महिलाओं को बोझ समझा जाता था। सती प्रथा थी, डाकन प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, ठीक है। बच्ची अगर घर में पैदा हो गई तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था, ठीक है। घर में अगर कुछ भी गलत होता तो उसमें एक बच्ची को, उस महिला को, अगर घर में बेटी नहीं है तो महिला को उसे दोष दिया जाता था कि तेरे कारण हो गया, तू अपशगुनी है। तो इस तरह करके अगर घर में कुछ भी गलत होता या जीवन में कुछ भी गलत होता तो महिला को दोष दे दिया जाता, ठीक है ना। तो बात को समझे हम लोग। हमारी यहां जो थी महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। उसमें सबसे पहले मैं पॉइंट टच करूंगी, कौन सा, सबसे पहला अगर मैं बिंदु लूंगी तो वो है सती प्रथा। वो क्या है, सती प्रथा। और अगर मैं सती प्रथा की बात करूं तो सती प्रथा इस कुरीति को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा, ठीक है ना, ठीक है, सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था, राजा राम मोहन रॉय का। सबसे बड़ा योगदान किसका था, राजा राम मोहन रॉय का। इनके बारे में भी विस्तार से आगे अच्छे से पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या किया है। अभी ये समझ लो, सती प्रथा की बात जो है, सती प्रथा जो है, इसका सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है। अगर मैं बात करूं तो सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख अगर हम देखें तो लगभग 510
510 ईस्वी में एरण अभिलेख में उल्लेख मिलता है। एरण अभिलेख में सती प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अच्छा, बहुत सारे समय पर बहुत सारे लोगों ने बीच बीच में भी सती प्रथा पर रोकने के और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था लगभग 1510 में पुर्तगाली वायसराय आए थे। पुर्तगाली वायसराय आए थे अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क ने क्या किया था? गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। केवल और केवल कहां? गोवा पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि वो चाहते थे जो महिला विधवा हो जाती है उसे सती न करके अगर उन विधवा महिलाओं का विवाह पुर्तगालियों के साथ हो जाएगा तो पुर्तगाली जो है वो यहां स्थायी रूप में बस जाएंगे, जो कि व्यापार करने में, ठीक है ना, जो कि व्यापार करने में हमें सहायता देंगे। तो बात समझ गए? तो यहां गोवा में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पर। सबसे पहले तो नहीं कह सकते, बीच बीच में और भी बहुत से लोगों ने लगाया है। कश्मीर में भी जैसे लगाया गया था एक बार। तो 1510 में हम बात कर लेते हैं मुख्य। अगर हम मुख्य रूप में बात करें तो लगभग यूं कह सकते हैं 4 दिसंबर 1829 को, 1829 का अगर हम बात करें कानून, जिसका नियम कौन सा है? 17, और इस कानून को बनाने वाला कौन है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे आपके गवर्नर जनरल, उनके द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाया गया, और उस कानून में नियम 17 जो है वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। और ये जो कानून है सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया। सबसे पहले कहां लागू किया गया? बंगाल में। और 1830 में इसे बंबई व मद्रास में भी लागू किया गया, ठीक है। ये इनके मुख्य अड्डे थे। देखो इन्हीं जगह क्यों लागू किया? क्योंकि ये अंग्रेजों के मुख्य अड्डे थे। यहां से धीरे धीरे क्या होता है? मैसूर में फैलता है, मराठों में फैलता है, धीरे धीरे राजस्थान में आता है, फिर ये धीरे धीरे फैलता है, अचानक नहीं फैलता, ये ध्यान रखना। तो सती प्रथा को लेकर बातें यहीं तक ध्यान होनी चाहिए आप लोगों को, सफिशिएंट है इतना नॉलेज। सती प्रथा जो है उसमें सती प्रथा को प्रतिबंधित करने या रोकने का सबसे बड़ा योगदान किसका है? राजा राम मोहन रॉय का है। इसका उल्लेख कहां मिलता है? 1510 ईस्वी में एरण अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पहले हमें उल्लेख मिला था, ठीक है। 1510 में अगर हम बात करें तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली में अल्बुकर्क जो आपके वायसराय आए थे, उन्होंने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, अपने निजी फायदे के लिए लगाया हो चाहे से, केवल गोवा में लगा था। अच्छा, 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया। नियम कौन सा था? 17, ठीक है। नियम 17 के आधार पर सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। सबसे पहले रोक लगाई गई थी बंगाल में, और उसके बाद में 1830 में रोक लगाई गई है। कहां? 1830 में, मैंने 1510 बोल दिया कि 510 है, सॉरी, ठीक है, ठीक है, मैंने इसको 510 से ही है, 510 अगर 1510 बोल दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 1830 में मुंबई व मद्रास में इसकी रोक लगाई गई। बात यहां तक क्लियर होती है। सती प्रथा की हम बात इतनी करेंगे। चलो, यहां सती प्रथा में क्या हुआ? सुधार, ठीक है, सती प्रथा में सुधार। अब बात कर लेते हैं बाल व शिशु हत्या की। बाल व शिशु हत्या की, बाल व शिशु हत्या की। इसमें क्या होता था? इसमें क्या होता था मैडम? हत्या होती थी, और क्या होता था? क्या बोलते हो आप भी? बाल, या आप कह सकते हो शिशु हत्या। बाल, या आप कह सकते हो शिशु हत्या। देखो इसका क्या हुआ था, यहां क्या होता था, जैसे कि ये अगर हम बात करें ना, तो ये जो परंपरा थी ये आपके बंगालियों व राजपूतों में ज्यादा थी, ठीक है। बंगालियों और जो बंगाल थे, बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पर ज्यादा मिलती थी, या आपको मिलती थी राजपूतों में, ठीक है। कोई है तो बुरा मत मानना, ये कोई है तो बुरा मत मानना, क्योंकि बंगाल क्षेत्र में जो है और राजपूत जो है, इनमें राजपूत तो इसलिए हत्या कर देते थे कि उन्हें यूं लगता था कि बाहर के जो लोग हैं वो आक्रमण करेंगे हमारे बच्चियों पर, अगर उन्हें उठा ले जाएंगे या उनके साथ बदसलूकी करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। तो इससे बढ़िया अगर लड़की हो ही नहीं तो
तो ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। यहां अगर देखें तो बंगाली जो थे वो क्या समझते थे कि शादी, लड़की की शादी करते हैं तो दहेज देना पड़ता है, तो अगर लड़की नहीं होगी तो दहेज देना ही नहीं पड़ेगा। तो वो इस चक्कर में क्या करते थे, बच्चियां, देखो बाल शिशु हत्या में केवल महिला की, अगर लड़की होती ना तो उसकी हत्या होती थी, अगर लड़की होती थी तो उसकी हत्या होती थी, लड़का पैदा हुआ है तो उसकी हत्या नहीं होती थी। ये बात भी देखो आप। अब हुआ क्या, इस चीज को भी लेकर काफी लोगों ने आंदोलन किए, काफी लोगों ने इसको ऊपर कानून बनाने का प्रयास किया। और अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ 1795, ठीक है, 1795 में आपके बंगाल के गवर्नर कौन थे, जॉन शेर, ठीक है, जॉन शेर जो थे उन्होंने कानून बनाया था जिसका नाम था नवजात कन्या हत्या कानून। नाम क्या था, नवजात कन्या हत्या कानून। इस कानून के द्वारा, गौर से सुनना, इस कानून के द्वारा नवजात कन्या हत्या मतलब छोटी बच्ची जो पैदा हो जाती थी, क्योंकि पहले लिंग परीक्षण जैसा तो कोई काम था नहीं, ठीक है ना, लिंग परीक्षण जैसा तो कोई मुख्यतः कानून था नहीं। तो अगर हम बात करें तो आपके यहाँ जो नवजात कन्या हत्या मतलब बच्ची पैदा हो जाती, पैदा होने के बाद देखते कि लड़की है या लड़का, लड़की है तो मार देते थे, ठीक है, लड़का होते थे तो तालियां बजाते थे, रसगुल्ले खिलाते थे, ठीक है। देखो अच्छा, इसके बाद में ये कानून बना। जब ये कानून कम होने लगा, इस कह सकते हैं इस कानून की महत्ता कम होने लगी, इसकी इंपॉर्टेंस कम होने लगी, तो इन्होंने क्या किया, एक और कानून बनाया गया आपके 1804 में। एक और कानून बना 1804 में। बनाने वाला व्यक्ति था वेलेजली। बनाने वाला व्यक्ति कौन था, वेलेजली। और वेलेजली ने बाल हत्या निरोध कानून, सिंपल सा इसका नाम था, बाल हत्या निरोध कानून जो है बनाया था। इसके द्वारा कुछ और व्यापक, ठीक है, इसके द्वारा कुछ और व्यापक कानून बनाए गए। धीरे धीरे क्या था, कानून की व्यवस्थाएं और बढ़ी। लगभग एक कानून और आया था लगभग 1870 के आसपास, और फिर धीरे धीरे कानून बनते चले गए। और पैदा होने के बाद में अगर लड़की है, ये कह सकते हैं नवजात कन्या की जो हत्या है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। तो आपको देखने को मिल रहा है ना, क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कानून बनाकर लोगों को ऐसी गलत कुरीतियां या ऐसी जो गलत धारणा है वो मतलब ऐसे गलत काम करने से रोक रही है। तो देखो इन्होंने कानून बनाए। तो ये हो गई आपकी बाल और शिशु हत्या, जिसमें कन्या ही होती थी, बाल बच्चे की नहीं होती थी, बच्ची की हत्या होती एक तरह से। चलो ये यहां तक क्लियर होता है। इसके बाद हम तीसरी बात कर लेते हैं। अब सती प्रथा हो गई, कन्या हत्या हो गई, इसके बाद कर लेते हैं विधवा पुनर्विवाह ले लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। विधवा पुनर्विवाह। तो अब विधवा पुनर्विवाह जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया, आपके यहां जब सती प्रथा बंद हुई, ठीक है, जब सती प्रथा बंद हुई तो सती प्रथा में तो क्या होता, मोस्टली जो महिलाएं हैं वो सती हो जाती थी, तो विधवा जो है वो बहुत कम बचती या होती नहीं थी। अब होने क्या लगा, यहाँ सती जो है सती होना बंद हो गई, तो विधवाओं की कंडीशन, विधवा जो है वो संख्या में बढ़ गए। अब वो विधवा संख्या में बढ़ी तो उनको लेकर मतलब भाई देखा जाए तो वो क्या करेंगी, वो महिलाएं क्या करेंगी, तो इसके लिए एक नई व्यवस्था शुरू की जिसमें क्या नाम दिया गया, विधवा पुनर्विवाह। की जो विधवा है वो पुनर्विवाह कर सकती है। भाई एक बहुत ज्यादा एज की अगर हो जाती है कोई महिला तो विवाह ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगभग उसके जीवन के इतने समय बचा होता है। परंतु मान लो कोई महिला जो है वो 15 साल 20 साल की आयु में ही विधवा हो जाती है तो उसके सामने बहुत लंबा जीवन होता है, तो उसको जीने के लिए उसे जीवन साथी की आवश्यकता होती है। इसलिए विधवा पुनर्विवाह का कानून जो है वो बनाया गया, और इस कानून को बनाने या इस प्रथा या इस कुरीति को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। ये संस्कृत, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में आचार्य थे। इन्होंने, कहा जाता है इन्होंने लगभग डलहौजी को भी बहुत सारे पत्र लिखे और कहा कि भाई आप इसके ऊपर भी कोई कानून बनाओ, कुछ काम करो। परंतु उस वक्त कानून बनाने और कानून बनाने में मदद किसने करी, फिर कानून बनाने में सहायता किसने करी है, आपके लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग की सहायता से आपके यहां हिंदू विधवा
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है वह लागू किया गया। बात समझ में आ गई? तो बनाने वाला कौन था? बनाने वाला कौन था? कैनिंग। बना कब? 1800। बना कब? 1856 में। अच्छा, एक और देखो, बात सुन लो, चलो। कानूनी रूप में पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह जो है वो कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? 7 दिसंबर 1856 को हुआ। मैंने ये भी बता दिया, बात को सुनना। विधवा पुनर्विवाह पहले भी होते होंगे, 1856 से पहले भी होते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, परंतु इस नियम को बनाने के बाद में, गौर से सुनना, इस नियम को बनाने के बाद में सबसे पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह था वो कलकत्ता में हुआ है। और कलकत्ता में भी कब हुआ है? 7 दिसंबर 1856 में हुआ है। 7 दिसंबर 1856 में हुआ है। चलो, अच्छा, इसी की बात एक और चीजें सुन लो। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आता है, इतना तो मुझे भी याद नहीं रहता, सिंपल सी बताऊं तो बहुत सारे लोगों का नाम आता है, परंतु कुछ चीजें हमें महत्वपूर्ण देखनी है। तो 1899 में आपके यहाँ एक व्यक्ति थे, कार्वे। ठीक है, कार्वे ने क्या किया? एक विधवा से विवाह किया। क्या किया? विधवा से विवाह किया और पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। बात समझ गए? तो लगभग जो कार्वे थे उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था और इनकी सहायता से पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की गई, जिसमें विधवा जो थी वो रहती थी, एक सामान्य, एक अच्छा खुशहाल जीवन वो वहां जीती थी। तो बात समझे? बहुत सारे प्रयास है, मैं कुछ ही महत्वपूर्ण प्रयास होंगे जो आपके सामने डिस्कस करूंगी। प्रयास बहुत सारे थे, अनगिनत थे। अगर कहीं जब हम व्यक्तियों के, सुधारकों के नाम पढ़ेंगे तब भी अगर कोई आएगा तब हम और पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है? चलो, ये देख लिया। अब चौथा पढ़ लेते हैं आपका बाल विवाह। एक बार पहले कभी बाल विवाह का नाम लिया था, तब एक बच्चे ने कहा था, मैडम ये तो स्त्री सुधार में कैसे आएगा, इसमें तो पुरुषों का भी तो सुधार था। तो देखो, हर जगह अगर कोई कुरीति है तो उसमें महिला ज्यादा पिसती है। ठीक है, महिला जो है वो ज्यादा पिसती है। बात समझो। बाल विवाह, तो यहां बाल विवाह में क्या होता था? बाल विवाह में, चलो अगर पुरुष भी छोटा है, महिला भी छोटी है, ठीक है, ये आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मान लो पुरुष है, वो लगभग अपनी आधी से ज्यादा उम्र जी चुका है, बच्ची लगभग जो महिला है वो 10-12 साल की है, तो ये कहाँ का कानून हुआ? एक एज गैप, जो एज का जो गैप होता है ना, वो लगभग 2, 3, 4 साल सफिशिएंट होता है। 10 साल का अगर एज गैप है तो समस्या ही समस्या है फिर तो यहाँ बात को समझो। अगला जो हमारा सुधार है वो क्या है? बाल विवाह। ठीक है, तो बाल विवाह पर नियंत्रण किस प्रकार पाया गया और बाल विवाह को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो देने वाले कौन है? एक तो आपके राजा राम मोहन राय। देखो, इन व्यक्ति का तो कहना है क्या, इन्होंने तो लगभग यूं मान के चलो, जो स्त्रियों से संबंधित जो कुरीतियां थी ना, सभी को सुधारने का प्रयास किया था इन्होंने। तो राजा राम मोहन राय है। एक है आपके केशव चंद्र सेन, एक व्यक्ति और इनके साथ आ जाएंगे, केशव चंद्र सेन। इन्होंने भी बाल विवाह को रोकने या बाल विवाह के लिए जो आयु थी ना, देखो इनका मेन मुद्दा था कि बाल विवाह रोको मत, विवाह तो होंगे ही ना। बाल विवाह में क्या था, इन्होंने कहा जो एज है ना वो तय कर दो और एक ऐसी एज तय करो जिसमें महिला और पुरुष दोनों का एज जो गैप है वो भी ठीक हो जाए कम से कम, और यहां महिला और पुरुष दोनों मानसिक और शारीरिक रूप में परिपक्व हो जाए विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए। तो यहां क्या हुआ, बाल विवाह में राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस योगदान में अगर हम बात करते हैं तो एक कानून बना था 1872 में। हाँ, एक कानून बना था 1872 में, नाम था देसी बाल विवाह अधिनियम। देसी बाल विवाह अधिनियम, देसी बाल विवाह अधिनियम। इस अधिनियम की क्या खास बात थी? इस अधिनियम में यह कहा गया था
कि महिला की आयु 14 वर्ष से तो कम नहीं होनी चाहिए और पुरुष की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? विवाह के लिए। तो इन्होंने क्या कहा, विवाह जो है उसमें महिला की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और 18 वर्ष जो है वो पुरुष की आयु होनी चाहिए। ये जो नियम कानून बना था ये कब बना था? 1872 में बना था। ठीक है, आपका शारदा एक्ट भी आएगा, तसल्ली रखो। ठीक है ना, शारदा एक्ट भी आएगा, तसल्ली रखो। दूसरा कानून आया आपके, दूसरा कानून आता है जिसका लगभग ये 1891 में, ठीक है, लगभग 1891 में बना था। इसमें सिंपल सी बात करें तो सम्मति आयु अधिनियम था और इसमें एक ही बात कही गई थी। इसमें क्या, एक छोटी सी बात कही गई थी कि जिस भी महिला का विवाह हो रहा है, मतलब महिला तो क्या बच्ची है, किसी भी महिला का या स्त्री का विवाह हो रहा है तो उसकी आयु 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी आयु जो है वो 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या उसमें तो क्या हुआ, स्त्री और पुरुष दोनों की आयु तय की थी। इस कानून में केवल इतना कहा था कि शादी, अगर बच्ची की शादी, मतलब लड़के लड़की शादी कर रहे हैं तो उसमें जो बच्ची है ना वो 12 साल से छोटी नहीं, जो स्त्री है वो 12 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा, अगला जो कानून बना, बिल्कुल अब आपका शारदा एक्ट आ गया है 1930 में। ठीक है, 1930 में आपका जो शारदा एक्ट बना था, शारदा एक्ट, इस शारदा एक्ट में भी यही बात थी, 14 वर्ष जो है महिला की आयु कम से कम, जो गर्ल है उसकी आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और जो बॉय है उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। ये एज रखी थी। अच्छा, इसी में एक और कानून अभी देख लो, आपका अभी का है, स्वतंत्रता के बाद का, 1978 में बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था। बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था और उसमें कौन सी एज बताओ, कौन सी एज? 18 होनी चाहिए लड़की की और 21 होनी चाहिए लड़के की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, कई बार पूछ लेते हैं मैडम 18 साल की लड़की होनी चाहिए तो उसके लिए 21 साल का लड़का होना चाहिए क्या? गर्ल लिख दिया क्या? बॉय होगा। ठीक है, बॉय होगा। ऐसा नहीं है कि 18 साल की लड़की होगी तो 21 साल का लड़का होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। बस लड़की की एज 18 होनी चाहिए, लड़की की एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। 18 साल की लड़की, भाई कम से कम देखा जाए तो 21 साल का तो लड़का होना ही चाहिए। अगर 22 साल का हो तो भी दिक्कत नहीं है, 23 साल का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 28 साल का हो तो दिक्कत है, 10 साल का एज गैप हो जाएगा। चलो, बात यहां तक क्लियर होती है? जरूरी नहीं है कि 18 साल होने के बाद में शादी करनी अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी करना आपकी खुद की चॉइस रहती है। बस 18 साल से पहले आपको शादी, लड़की को राइट नहीं है और लड़के को 21 साल से पहले शादी करने का हक नहीं है। इससे पहले शादी करते हो तो गलत है, इससे पहले है शादी करते हो वो गलत है, वो अवैध है एक तरह से। ठीक है ना, नाबालिग शादी करते हो, नाबालिग की शादी होती है एक तरह से, ये बालिग शादी होती है जिसमें 18 साल और 21 साल की आयु है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, कर लिया विवाह, हो गया। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, ज्यादा याद नहीं रखना है तो कुछ नहीं करना, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, ये दो पढ़ लेना, ये तो काफी होंगे, सफिशिएंट होंगे। ये वाला मैंने कम देखा है पूछते हुए। तो सबसे पहले 1872 ये पकड़ लो और दूसरा है 1830 आपकी शारदा जी 30 साल की थी। भी मैंने जब सबसे पहले शारदा एक्ट पढ़ा था, हालांकि शारदा जी जो थी वो आपकी हरविलास शारदा था। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे पढ़ा था कि शारदा जी जो है वो 30 साल की उम्र की महिला थी। शारदा की आयु कितनी है? 30 साल की, तो वो याद रह गया 1930। चले, ये आपका बाल विवाह हो गया। ठीक है, आप सबका बाल विवाह कर दिया। और बाल विवाह होने के बाद में अब बात करेंगे स्त्री शिक्षा की। अब किसकी बात करेंगे? स्त्री शिक्षा की। अगला कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है क्या? स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा, देखो मैंने सिंपल सी बात समझना, जिस घर में स्त्री जो है वो पढ़ी लिखी होती है, अब चलो जब पढ़ा ही रही हूं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर तो थोड़ा सा ज्ञान भी दे ही देना चाहिए। जहां स्त्री जिस घर में पढ़ी लिखी होती है तो चाहे वो जॉब करे जरूरी नहीं है, ठीक है,
जॉब करे, पैसा कमाए, जरूरी नहीं है, परंतु वो कम से कम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित कर सकती है। ये सबसे प्लस पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है ना। तो अगर घर में कोई महिला है, अगर वो पढ़ना चाहती है, जबरदस्ती तो नहीं करना, अगर कोई पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने से कभी नहीं रोकना चाहिए, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो। अगर मम्मी भी पढ़ना चाहे तो मना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही स्त्री शिक्षा की मैं यहाँ बात करती हूँ। आप अगर हम बात करें स्त्री शिक्षा की, तो हमारे यहाँ स्त्रियों को पहले शिक्षा दी जाती थी, परंतु जैसे उत्तर वैदिक काल में आते आते और फिर आगे फिर काफी समय ऐसा गुजरा, बहुत सारे मुगलों ने या बहुत सारे जैसे कि आक्रमण आए, मतलब मुसलमान जो उन्होंने आक्रमण किया, उसी के साथ महिला जो है वो पर्दे में शिफ्ट हो गई। महिला जो है वो पर्दे में शिफ्ट हो गई और पर्दे में शिफ्ट होने के साथ साथ में उन्हें बाहर निकलने से प्रतिबंधित कर दिया गया, उनकी शिक्षा पर रोक लगा दी गई। आज भी बहुत सारे लोग जो है या बहुत सारी जगह, मतलब ये स्त्री शिक्षा वाली बात तो अभी भी देखी जाए तो पूरे भारत में लागू नहीं है ढंग से, ठीक है। अभी भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता। ये सीमित शिक्षा दी जाती है, 10वीं 12वीं पास कर ले बहुत है, फिर पढ़ाई छोड़ दे। क्यों? ज्यादा पढ़ाई तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ये कहने को सुनने को मिलता है। लड़कियां जो है वो तो कम से कम हाँ भर दिया करो कि मैडम आप सही कह रहे हो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पढ़कर ऐसे नहीं लगेगा कि हम धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, हम ऐसे लगेगा मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। आज का टॉपिक पढ़ के महिलाएं तो बड़ी खुश होनी चाहिए ना कि आपकी ऐसी दयनीय स्थिति थी और उस दयनीय स्थिति को किस तरह धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने और जो आपके समाज सुधारक है उन्होंने सुधारा है। मतलब मैंने जब इस चैप्टर को पहली बार पूरा पढ़ा था तब मुझे समझ में आया इस चैप्टर का नाम होना चाहिए नारी सुधार आंदोलन, क्योंकि इसमें जो सारी बातें ना वो आपको सबको यही मिलेंगी। आप पूरा पढ़ना, आप राजा राम मोहन राय पढ़ोगे मेरे साथ, दयानंद सरस्वती पढ़ोगे, स्वामी विवेकानंद पढ़ोगे, सबको पढ़ो ना, तो आपको यही पता चलेगा कि बात यही हो रही है, सारी जगह बात यही हो रही है, ठीक है ना। लड़की को पढ़ाने से 2 घर कैसे सुधरते हैं? दिनेश ऐसे कैसे कह रहे हैं कि 2 घर सुधरते हैं? घर तो एक ही सुधरेगा, दूसरे घर से तो अस्तित्व ही बहुत खत्म हो जाता है, यूं मान के चलो लगभग। चलो आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें। स्त्री शिक्षा में अगर हम बात करते हैं तो स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता था, वो बाहर नहीं जा पाती थी। अब बात को सुनना, हुआ क्या, अब स्त्रियों को भी शिक्षित होना पड़ेगा। स्त्रियों को भी शिक्षित करो, स्त्रियों को भी शिक्षित करो। आप देखो रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमारे इतिहास में जानी जाती हैं, उनका नाम सुनने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि उनके माता पिता ने उन्हें लड़ना सिखाया था। उनके माता पिता जो थे उन्होंने उनको लड़ना सिखाया था, तो लड़ने की शिक्षा दी थी भाई, उस वक्त तो यही शिक्षा थी। तो लड़ने की शिक्षा दी है तो उन्होंने लड़ाई करी है और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई है, तो ये शिक्षा ही तो थी। सिंपल सी हम बात करें तो धीरे धीरे ये सारी व्यवस्थाएं खत्म होती चली गई और महिलाओं को केवल एक कमरे में, एक घर में, एक जगह तक सीमित कर दिया गया। अब बात को समझना, स्त्री शिक्षा में सबसे पहला जो कदम उठाने वाला था वो कौन थी? ईसाई मिशनरीज। उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, 1819 में ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता में एक सभा की स्थापना की थी, तरुणा स्त्री सभा, ठीक है। कलकत्ता में एक सभा की स्थापना की थी, तरुणा स्त्री सभा। इस तरुणा स्त्री सभा का मुख्य उद्देश्य था स्त्रियों को शिक्षा देना। क्या था मुख्य उद्देश्य? स्त्रियों को शिक्षा देना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। चलो दूसरी अगर हम बात करें, अगला कानून देखो, शुरुआत किसने करी? ईसाई मिशनरियों ने। ईसाई मिशनरियों ने आपके भारतीयों को यह दिखाया कि भाई तुम्हारे हिंदू धर्म में या तुम्हारे बाकी जो धर्म है उनमें ये बुराइयां हैं और ईसाई धर्म में ये बुराइयां नहीं है। ईसाई धर्म महिलाओं को भी बराबर देखता है, बराबर आंकता है, अंधविश्वास के पीछे नहीं भागता है। तभी तो जो लोग हैं, आप देखो लगभग पूरा जो साउथ है वो किसमें है? ईसाई मिशनरियों से भरा पड़ा है। रीजन इसके पीछे, क्योंकि ईसाई धर्म ने जब अपना प्रचार प्रसार किया ना, तो उन्होंने हिंदू समाज की, मुसलमान समाज की, सिख समाज की इतनी खतरनाक बुराइयां दिखाई कि लोग डर गए कि वाकई में अगर हिंदू रहेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप खुद सोचो, B.R. अम्बेडकर जो थे वो पैदा हिंदू समाज में हुए थे और निधन उनका किस समाज में हुआ था, किस धर्म में हुआ था, यह आपको भी पता है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब B.R. अम्बेडकर ने अपना धर्म बदला था, इसका मतलब हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बुराई थी ना। ईसाई मिशनरियों ने इस बात को पकड़ा और उन्होंने क्या किया,
कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना करी और इसमें स्त्रियों को शिक्षा भी दी और स्त्रियों को ईसाई मिशनरी या कह सकते हैं ईसाई धर्म की भी उन्होंने शिक्षा दी। अब देखो हुआ क्या, इसी में एक प्रयास और किया गया और वो कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या प्रयास किए थे, इन्होंने क्या किया था, बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय खोले थे। इन्होंने क्या किया था, पूरे बंगाल में 35 बालिका विद्यालय खोले थे, बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी जिनमें केवल और केवल बच्चियां जाकर पढ़े। क्योंकि जब विद्यासागर जी ने जब बंगाल में जाकर परिवार वालों को, लोगों को समझाया कि बच्चियों को शिक्षा दो, लड़कियों को भी पढ़ाओ, हम ये नहीं कह रहे कि उनको पढ़ाकर नौकरी कराओ, उनको पढ़ाकर आप विदेश भेजो ना, पर आप उन्हें इतनी तो शिक्षा दे दो कि वो अपना अच्छा बुरा जान सके, घर में 2 गिनती कर सके, ठीक है, घर में नोट ही गिन सके, मदद करा सके नोट गिनने में, तो आप छोटी मोटी तो उन्हें शिक्षा दो। तो इस बात को जब उन्होंने समझा, ठीक है, तो लोगों ने इस चीज को नकार दिया, बोले नहीं, क्यों मना करिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि लड़कों के साथ थोड़ी ना बैठकर पढ़ेगी, पुरुषों के साथ कैसे पढ़ेगी, हमारी लड़की तो पर्दे में रहती है। तो बोले एक काम करते हैं, मैं ऐसी स्कूल खोलूंगा जिसमें केवल और केवल बच्चियां होंगी। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स ने हाँ कर दी, बोला अगर केवल बालिका विद्यालय है, बालिका ही शिक्षक है, लड़की ही, स्त्री ही अगर टीचर है और पुरुष भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पढ़ेंगी केवल और केवल लड़कियां, मतलब केवल महिलाएं, केवल बालिका होनी चाहिए। तो लगभग 35 स्कूलें इन्होंने खोली थी जो गर्ल्स स्कूल थी, एक तरह से यूं कह सकते हो। अच्छा, और क्या प्रयास रहे, अगर मैं स्त्री शिक्षा में बात करती हूं तो लगभग 1619 में वही आपके कर्वे आ गए। उन्होंने महिला विद्यालय जरूर था, महाविद्यालय था या महिला विद्यालय था, ये देखना पड़ेगा। तो क्या किया था इन्होंने, लगभग अगर हम बात करें तो 1619 में व्यक्ति थे कर्वे, इन्होंने पुणे में भारतीय महिला विद्यालय की स्थापना की, ठीक है, भारतीय महिला विद्यालय की स्थापना करी। आप एक बात को गौर से समझना, जैसे जैसे ये स्त्री शिक्षा की बात बढ़ रही है ना, जैसे जैसे स्त्री शिक्षा की बात बढ़ रही है, वैसे वैसे स्त्रियां जो है वो घर से बाहर निकल रही हैं, स्त्रियां काम कर रही हैं, स्त्रियां जो है वो आंदोलन में भाग ले रही हैं। अब खुद सोचो, लगभग 1916 के आसपास आते आते अगर हम बात करते हैं तो उसमें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप देखो 1950 में आपका जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें महिला सरोजनी नायडू जो थी उन्होंने अध्यक्षता की है, ठीक है। तो आप इस तरह करते करते क्या हुआ, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, आंदोलन में भाग ले रही हैं, लाठी भी खा रही हैं, गोलियां भी खा रही हैं, बंदूक भी उठा रही हैं, बेलन की बजाय बंदूक भी उठा रही हैं। तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये आपका भारतीय महिला विश्वविद्यालय या विद्यालय, ठीक है ना, तो यहां बात क्लियर होती है। चलो अगर इसकी बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। लगभग ये एग्जाम में मैंने देखा है, एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मैंने खुद ने देखा है। अखिल भारतीय महिला संस्था की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में। क्या नाम था, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना, ठीक है। हाँ बहुत सारी महिलाएं थी, टेंशन मत लो, ठीक है ना, बहुत सारी महिलाएं थी, कोई एक महिलाएं नहीं थी। मैंने एक नाम बताया आपको, सरोजनी नायडू का तो नाम बताया है केवल, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी महिलाओं ने काम नहीं किया, काम तो सारी महिलाओं ने ही किया है, ठीक है ना। देखो 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी, बात यहां तक क्लियर होती है। अब देखो ये स्त्री शिक्षा की बात खत्म होती है, इसी चीज में आपको कुछ चीजें और फैक्ट के रूप में पता होनी चाहिए। कुछ महिलाओं के विकास के लिए संगठन बनाए गए थे, कुछ महिला विकास के लिए संगठन बनाए गए थे, वो भी थोड़ा सा देख लो। छठी बात कर लेते हैं तो महिला संगठन, अगर हम छठी बात कर लेते हैं तो वो किसकी बात हो रही है, महिला संगठन की। तो कुछ संगठन बने थे जो महिलाओं के विकास के लिए थे, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक संगठन था आपका 1910 में, एक संगठन बना था 1910 में, और एक संगठन जो है बनाने वाले थे आपके
1904 में बना था। ठीक है, वो 10 वाला जो है वो बनाने वाली जो महिला थी, बनाने वाली महिला क्या थी, सबसे पहले इसकी अध्यक्षता की है सरला देवी ने। ठीक है, भारतीय स्त्री महामंडल, भारतीय स्त्री महामंडल, और इसकी जो संचालन, इसका जो सबसे पहली बैठक का संचालन करने वाली थी वो थी सरला देवी। सबसे पहले इसकी बैठक की संचालन करने वाली कौन थी, सरला देवी। तो एक भारतीय स्त्री महामंडल बना था, उसके संचालन करता थी सरला देवी। ठीक है ना। और 1910, सुशील ये वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर तुमसे बातें नहीं कर रहा है, केवल अपने पढ़ाने में बिजी है। इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड क्लास चल रही है, ये लाइव क्लास चल रही है, तभी तुम लोग चैट कर पा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें सारी चैटिंग दिख रही है। तीसरी बात, मैं क्लास के लास्ट में बात करती हूँ, उससे पहले बीच में मैं बातचीत नहीं करती हूँ। वो तो तुम लोग हो जो बातचीत करते रहते हो, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो अगला पॉइंट हम बात करें तो 1904 में एक व्यक्ति, एक महिला का नाम था रमाबाई रनाडे। क्योंकि आपने एक समाज, देखो आर्य समाज सब पढ़ोगे, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, ठीक है ना, ऐसे करके सारे समाज पढ़ोगे। यहां मैं आपको एक समाज की बात बताने जा रही हूं, वो है आर्य महिला समाज। ठीक है, आपने एक नाम नहीं सुना होगा, आर्य समाज सुना होगा, पर आर्य महिला समाज जो है वो आपने नहीं सुना होगा। तो आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली कौन थी, आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली कौन थी, रमाबाई रनाडे। इसका नाम भी आ जाता है। इसने भारतीय महिला परिषद की भी स्थापना करी है, वो और देख लो। भारतीय महिला परिषद की भी इसने क्या की है, स्थापना की है। तो इसके साथ में ही, ठीक है, इसके साथ में ही आपके महिला की स्थितियों को सुधारने, महिला जो है स्त्री है उसकी स्थितियों को सुधारने, उनकी दशा को सुधारने के लिए ये कुछ प्रयास किए गए थे धार्मिक सुधार आंदोलन के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद में छोटा सा, हालांकि टॉपिक वो इतना लंबा नहीं है, आपके यहाँ दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूं, वो है निम्न जाति की दशाओं को सुधारने के लिए बहुत सारे जो सुधारक हैं, जैसे ज्योतिबा फुल्ले है, महात्मा गांधी है, बी.आर. अम्बेडकर है, ये 3 बड़े प्रमुख हैं जिन्होंने निम्न जाति वर्ग जो है उसके सुधारने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारे प्रयास किए हैं। और स्थिति को सुधारना ही इनका उद्देश्य नहीं था। बी.आर. अम्बेडकर तो ये चाहते थे कि ये जो आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था है ये पूरी खत्म हो जानी चाहिए, सब एक समान हो जाने चाहिए, कोई निम्न जाति नहीं, कोई उच्च नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सब जाति बस जाति हो, ना ऊंची हो ना नीची हो। तो अम्बेडकर का तो एक ही उद्देश्य था, अम्बेडकर जी जो होते हैं उनका तो एक ही उद्देश्य था कि आपके यहाँ समानता आ जाए सब में। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी है, ज्योतिबा फुल्ले है, इनका रीजन क्या था, ये विकास करना चाहती थी। देखो विकास करने में, हालांकि विकास करके समान लाने की बात थी, परंतु बी.आर. अम्बेडकर पहले दिन से एक ही बात करते, समानता समानता समानता। और तभी आपके यहाँ मूल अधिकारों में एक तो अनुच्छेद 17 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त किया, और एक है अनुच्छेद 15 जिसमें साफ कहा है कि किसी भी स्थान पर कुएं है, तालाब है, सड़क है, मंदिर है, इनके उपयोग प्रयोग पर या इनमें जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, सबको समानता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है, बी.आर. अम्बेडकर जो है उन्होंने खुद ने अपने जीवन में बहुत सारे भेदभाव झेले थे, देखे थे, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद दलित जाति से थे। अब खुद दलित जाति से थे, निम्न जाति से वो बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें झेली थी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो झेली थी, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। अंग्रेजों ने भी काफी प्रयास किए हैं। अंग्रेजों के प्रयास की मैं बात करूं तो बहुत सारे आपके सैन्य पद हैं, या बहुत सारे अन्य जो पद थे, बहुत सारे सैन्य पद हैं, बहुत सारे अन्य पद हैं, उनमें जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें ऊंचे ऊंचे दर्जों पर भी उन्होंने बिठाया है। वहीं आपके यहाँ एक सिविल सर्विसेज, मैंने आपको कल बताया था,
सिविल सर्विसेज एग्जाम शुरू की थी, उस सिविल सर्विसेज एग्जाम में किसी भी धर्म, लिंग, जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं रखा था। तो आपके यहाँ ये भेदभाव रहित व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ही देन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है। तो निम्न जाति वर्ग के लिए भी काफी उत्थान के काफी काम किए गए थे, काफी विकास के काम किए गए थे, पर कोई विशेष कानून नहीं बनाया था। एक तरह से देखा जाए तो विशेष कानून जो है वो आजादी के बाद ही बने थे। संविधान में व्यवस्थाएं जोड़ी गई थी वो आजादी के बाद ही जोड़ी गई थी। उससे पहले देखा जाए तो अंग्रेजों के छोटे मोटे प्रयास थे और आपके जो समाज सुधारक थे उनके छोटे मोटे प्रयास थे। वो हम आपके आगे जब आपको बी.आर. अम्बेडकर पढ़ाऊंगी, ज्योतिबा फुले पढ़ाऊंगी, स्वामी विवेकानंद पढ़ाऊंगी, दयानंद सरस्वती, जो भी बाकी सुधारक पढ़ेंगे ना, उन सभी सुधारकों में आ जाएंगे।